हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 और 2 को कराया था, जिनका पेपर कोड था 348 KG और 348 KH। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 जीव विज्ञान का सेट नंबर 3। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए, इसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो पेपर आता है वो आता है 70 मार्क्स का। तो देखिए, उस 70 मार्क्स में से बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो सिर्फ 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा प्रश्न नंबर 1 ही है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था, लघु बीजाणुधानी की किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं, बाह्य त्वचा की, अंतःस्थिसियम की, मध्य परत की, टैपिटम की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लक्षणों की वंशगति संबंधी मेडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। डी ब्रिज ने की थी, कॉरेंस ने की थी, वॉन शेरमॉक ने की थी, इन सभी ने की थी। अगला हमसे पूछा गया था, TI प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है, जीवाणु में, जंतु में, पादप में, विषाणु में। अब देखिए, अगला पूछा गया था, निम्न में कौन से एक सहभोजिता का उदाहरण है, अधिपादप, लाइकेन, कवकमूल या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना था इसमें कौन सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 का एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भाग के नाम लिखने हैं, जो कि हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 का खा है, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर हार्मोन का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 का गा युग्म विकल्पी क्या है। तो हमें इसमें बताना था कि युग्म विकल्पी क्या है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 का घ किन्हीं 2 कृत्रिम पारतंत्र के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर 2 कृत्रिम पारतंत्र के नाम लिखने थे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 का डा है, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 3 का बहुयुग्मी विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 का खा न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए, इसमें अगला पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 का गा एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ईजी है डायग्राम, बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि ये होता है, ये एक वाई के शेप में होता है। तो हम अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए, आगे हमसे पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 का घ आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड आरेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 का डा गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के डा तक करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लीजिएगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। तो चलिए, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए, इसमें हमसे प्रश्न नंबर 1 का पूछा गया था, लघु बीजाणुधानी की किस परत बोल दीजिए या परत बोल दीजिए कि कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस क्वेश्चन का कमेंट कर जरूर बताइएगा। इससे अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें से आपको आता है या नहीं आता है, या आपको अभी भी और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रश्न नंबर 1 के का 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही हो जाएगा। तो बात करें लघु बीजाणुधानी की, तो लघु बीजाणुधानी की टैपिटम परत की कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, लघु बीजाणुधानी की टैपिटम परत की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है और आमतौर पर 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और जो हमारी अन्य परतें होती है वो क्या करती हैं, वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, लघु बीजाणुधानी की किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं। तो देखिए, 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, टैपिटम में। तो ये द्विकेंद्रीय यानी कि 2 केंद्रक, तो द्विकेंद्रीय मान लीजिए, बहुकेंद्रीय के तो टैपिटम ही होगी। आगे बात करें बाह्य त्वचा की, मध्य परत की, अंतःस्थिसियम की। तो ये अन्य परतें क्या होती है, मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करती हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 का खा है, लक्षणों की वंशगति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। तो किसने की थी, डी ब्रिज ने की थी, कॉरेंस ने की थी, वॉन
शेरमॉक ने की थी या इन सभी ने की थी? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 के खा का 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो देखिए, बात करें लक्षणों की वंशगति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी, तो ये की थी डिवरीज ने भी की थी, वॉन शेरमॉक ने की थी और कॉरेंस ने भी की थी, यानी कि इन सभी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला हमसे पूछा गया था टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? जीवाणु में, जंतु में, पादप में, विषाणु में? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग का 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही हो जाएगा? तो बात करें टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? तो ये किया जाता है पादप में, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ग का थर्ड पार्ट ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पादप में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है घ, प्रश्न नंबर 1 का घ, निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है? तो कौन सा है? अधिपादप यानी कि एपीफाइट है, लाइकेने या कवकमूल यानी कि माइकोराइजा है, ये उपरोक्त सभी है। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइएगा। घ का 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, बात करें निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है, तो है अधिपादप यानी कि एपीफाइट, यानी कि घ का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तर प्रश्न की तरफ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 का है एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भाग के नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पूतंतु होता है, एक संयोजी होता है और एक होता है पराग कोश। तो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एक होता है पूतंतु, संयोजी और पराग कोश। तो ये होते हैं पुंकेसर के 3 भाग। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अगला पूछा गया था प्रश्न नंबर 2 का ख, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित करती है। क्या करती है? जो लेडिंग कोशिका होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संश्लेषित करती है या स्रावित करती है। अब देखिए, अगला हमसे पूछा गया था युग्म विकल्पी क्या है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी समान जीन के विपर्यासी या एकांतरणीय यानी कि अल्टरनेटिव रूप को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? युग्म विकल्पी समान जीन के अल्टरनेटिव रूप को प्रदर्शित करती है, जो समजात यानी कि होमोलोजियस गुणसूत्रों पर संगत स्थितियों में उपस्थित कारकों या जीनों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरण है जैसे लंबा या बोना समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि युग्म विकल्पी क्या होता है। तो युग्म विकल्पी समान जीन के लिए क्या होता है? अल्टरनेटिव रूप को प्रदर्शित करता है, जो समजात गुणसूत्रों पर संगत स्थितियों में उपस्थित कारकों या जीनों द्वारा अभिव्यक्त होता है। उदाहरण जैसे लंबा या बोना, लंबा और बोना समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है घ, किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखने हैं। तो पहला तो है खेत और दूसरा है एक्वेरियम। तो कृत्रिम पारितंत्र है कौन कौन से? खेत और एक्वेरियम कृत्रिम पारितंत्र है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का डा, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गैलापैगोस। क्या? गैलापैगोस द्वीप समूह की डार्विन की फिंचेस अनुकूली विकिरण की उदाहरण है। किसकी? गैलापैगोस द्वीप समूह की डार्विन की फिंचेस अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 का पूछा गया था हमसे बहुयुग्म विकल्पिता क्या है? उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक ऐसी आनुवंशिक घटना है जिसमें एक विशेष जीन के लिए किसी आबादी में 2 से अधिक वैकल्पिक रूप यानी कि युग्म विकल्पी एलील मौजूद होते हैं। हालांकि किसी भी एक द्विगुणित जीव में उस जीन के लिए कि केवल 2 ही एलील हो सकते हैं, एक माता से और एक पिता से। फिर से देखिए, ये बहुयुग्म विकल्पिता क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। चाहे 2019 की बात करें, 2023 की बात करें, 22 की बात करें, 25 की बात करें। तो देखिए, बहुयुग्म विकल्पिता क्या है? तो एक ऐसी आनुवंशिक घटना है जिसमें एक विशेष जीन के लिए किसी आबादी में 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूप मौजूद होते हैं। हालांकि किसी भी द्विगुणित जीव में उस जीन के केवल 2 ही एलील हो सकते हैं, एक माता से और एक पिता से। उदाहरण है मनुष्य में एबीओ रक्त समूह। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्यों में रक्त समूह ए और बी या ए बी और ओ का निर्धारण बहुयुग्म विकल्पता का सबसे अच्छा उदाहरण है।
मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 का खा, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य घटक हैं, एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक, एक 5 कार्बन शर्करा जिसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज या आरएनए में राइबोज, और एक देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण करना था हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 मुख्य घटक हैं, एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक, एक 5 कार्बन शर्करा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज या आरएनए में राइबोज, और एक अब आगे लिखते हैं फास्फेट समूह। तो ये 3 घटक मिलकर आनुवंशिक सामग्री जैसे डीएनए और आरएनए की रीढ़ बनाते हैं। अब हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन युक्त क्षारक। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जिसमें डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। फर्स्ट होता है एडेनिन जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड होता है ग्वानिन जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं, और देखिए होता है साइटोसिन जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, और थाइमिन होता है जिसको टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ए जी सी टी ये किस में होते हैं, ये होते हैं डीएनए में। किस में होते हैं, डीएनए में। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह जो लास्ट में थाइमिन है ना टी, इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह यूरेसिल होता है, यूरेसिल यानी कि यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार क्या होता है 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछता है कि डीएनए के क्षारक कौन कौन से हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए की क्या है, आरएनए के हो जाएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके ज़रूर लिखिएगा क्योंकि देखिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। तो आपको अपना 1 नंबर भी नहीं गंवाना है, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अब देखिए अगले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे हम 5 कार्बन शर्करा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यह एक पेंटोस शर्करा है। क्या है, यह एक पेंटोस शर्करा है। डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है। तो 5 कार्बन शर्करा में हम लिखते हैं यह एक पेंटोस शर्करा है। क्या है, ये एक पेंटोस शर्करा है। तो डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज होती है। अब देखिए अगला लिखते हैं हम फास्फेट समूह। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं फास्फेट समूह। तो यह एक फास्फेट अणु PO4 है जो शर्करा से जुड़ा होता है। यह न्यूक्लियोटाइड के ऋणात्मक आवेश का कारण बना है जो डीएनए की संरचना में महत्वपूर्ण है। फिर से देखिए फास्फेट समूह क्या है, यह एक फास्फेट अणु PO4 है जो शर्करा से जुड़ा होता है। यह न्यूक्लियोटाइड के ऋणात्मक आवेश का कारण बना है जो डीएनए की संरचना में महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया था ग, प्रश्न नंबर 3 का ग, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अणु एक वाई आकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी अणु एक वाई आकार का प्रोटीन होता है जो 2 भारी और 2 हल्के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। क्या होता है कि प्रतिरक्षी अणु एक वाई आकार का प्रोटीन होता है जो भारी और 2 हल्के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। यह शरीर को भारी पदार्थों जैसे प्रतिजनों से बचाने के लिए और प्रतिजन को पहचानने के लिए और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिरक्षी क्या होता है, अणु एक वाई आकार का प्रोटीन होता है जो 2 भारी और 2 हल्के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। यह शरीर को भारी पदार्थों से बचाने के लिए, प्रतिजन को पहचानने के लिए, उसे निष्क्रिय करने के लिए काम करता है। अब देखते हैं इसके चित्र को। तो देखिए फ्रेंड्स ये है इसका चित्र। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये है वाई के आकार का। क्या ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वाई के आकार का। तो देखिए पहले हम ये लाइन खींचते हैं, फिर हम ये खींचते हैं, उसके बाद देखिए ये यहाँ से ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है SS बॉन्ड। क्या होता है, इसमें होता है SS बॉन्ड। इसमें देखिए यहाँ पर भी SS बॉन्ड, यहाँ पर SS बॉन्ड, यहाँ पर इसके साथ SS बॉन्ड, इसके साथ SS बॉन्ड। सबसे पहले देखिए ये होती है लाइट चेन यानी कि हल्की चेन। क्या होती है, हल्की श्रृंखला होती है। और ये क्या होती है, ये होती है भारी श्रृंखला, यानी कि जो छोटी वाली इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हल्की श्रृंखला और इसको बोलेंगे हैवी चेन यानी कि भारी श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए इनके बीच गैप है, ये है प्रतिजन बंद स्थल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिजन बंद स्थल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इनके बीच जो SS बॉन्ड है तो ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बंद है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजी है ये चित्र। आपको क्या करना है, आपको बस वाई के आकार का ये बनाना है,
और देखिए ये होती है हल्की श्रृंखला और ये होती है भारी श्रृंखला। ये भी हल्की श्रृंखला है, ये भी भारी श्रृंखला है। अब ये किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी है एसएस बॉन्ड से। यहाँ पर भी एसएस बॉन्ड से, ये भी एसएस बॉन्ड से, ये भी एसएस बॉन्ड से, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 एसएस बॉन्ड, ये एसएस बॉन्ड से जुड़ी है, ये भी एसएस बॉन्ड से जुड़ी है। ठीक है, और देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ये जुड़ी है डाइसल्फाइड बंध। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। अब तो फ्रेंड्स ये इसका चित्र है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 का ग। आयु पिरामिड क्या है? एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हमें बताना है आयु पिरामिड क्या है, उसके बाद हम एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयु पिरामिड एक ग्राफिकल निरूपण है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूह के वितरण को दिखाया जाता है। क्या होता है? आयु पिरामिड क्या होता है? ग्राफिकल निरूपण है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दिखाया जाता है। एक बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का पिरामिड चौड़े आधार वाला होता है जिसमें युवा आबादी की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। इसे प्रसारी पिरामिड या विस्तारित पिरामिड या त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं और यह भविष्य में जनसंख्या। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अब हम आगे लिखते हैं। देख लीजिए आयु पिरामिड क्या होता है? ग्राफिकल निरूपण है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूह के वितरण को दिखाया जाता है। और एक बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है? चौड़े धार वाला होता है जिसमें युवा आबादी की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। तो इसे प्रसारी पिरामिड या विस्तारित पिरामिड या त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं और यह भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का संकेत देती है। तो ये भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का संकेत देती है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड। तो देखिए यह पिरामिड जनन पूर्व आयु वर्ग के अधिक प्रतिशत को दर्शाता है, अतः इस प्रकार की समष्टि में जन्म दर अधिक होता है। तो ये देखिए ये होता है ट्रायंगल आकार का, ये है बढ़ती समष्टि है। तो इसमें देखिए प्रजनन पूर्व है, ये है प्रजनन योग्य और ये है प्रजनन पश्च। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का डा है गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी दो प्रजातियां समान समय में लंबे समय तक समान क्रमता यानी कि नीच धारण नहीं कर सकती है। इन दोनों प्रजातियों में से एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा के कारण बाहर निकाल दी जाती है। अतः जंतु प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए समान क्रमता में रहते हुए या तो अपने भोजन ग्रहण करने के समय को बदल लेते हैं जिससे उनमें स्पर्धा कम हो जाए, तो इसे संसाधन विभाजन कहते हैं। जैसे कुछ जीव क्या होता है? कुछ जीव रात्रिचर होता है। फिर से देखिए गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर हमें टिप्पणी लिखनी थी, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी दो प्रजातियां समान समय में लंबे समय तक समान क्रमता धारण नहीं कर सकती। इन दोनों प्रजातियों में से एक प्रजाति प्रतिस्पर्धा के कारण बाहर निकाल दी जाती है। अतः जंतु प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए समान क्रमता में रहते हुए या तो अपने भोजन ग्रहण करने के समय को बदल देते हैं जिसमें उनमें स्पर्धा कम हो जाए, या इसे संसाधन विभाजन कहते हैं। जैसे कुछ जीव रात्रिचर होते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो देखिए इसका उदाहरण है बावलर की 5 निकटतम जातियां स्पर्धा से बचने के लिए सफल रही क्योंकि इन्होंने अपना भोजन तलाशने के व्यवहार में परिवर्तन किया। क्या किया इन्होंने अपने भोजन तलाशने के व्यवहार में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। जैसे कुछ जातियां सुबह को करती थी और कुछ जातियों ने रात को कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने भोजन तलाशने के व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।